श्यामपुरा गांव में दीपक नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी सुबह की दिनचर्या अपने मिट्टी के बर्तन बनाने से शुरू हो जाती थी। एक सुबह जब वो अपने काम में लीन था, अरे ठंडे ठंडे मिट्टी से घड़े बनाना चाहिए। लो जी, सुबह सुबह अपने कौवे सी आवाज से गाना शुरू कर दिए। अरे पार्वती, कौवे सी आवाज? अरे इतनी मधुर आवाज कोयल की भी ना हो। अब हीरे का मोल जौहरी के अलावा और कोई थोड़ी ही बता सकता है भैया। शायद मैं जौहरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस हीरे जैसी आवाज की परख नहीं है। दोनों इन्हीं छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढ लेते थे। दीपक पैसों से जितना गरीब था, वो दिल का उतना ही साफ और अमीर था। मुझे लगता है आज के लिए काफी घड़े बन चुके हैं। धूप भी काफी तेज हो रही है, कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। हाँ जी, मुझे लगता है कि हमें थोड़े थोड़े करके कुछ घड़े अधिक बनाने होंगे। वो क्यों भाग्यवान, हमारा रोज का बेचने जितना घड़ा तो हम बना ही लेते हैं। हम औरतें तो अकल ना होने के लिए यूं ही बदनाम हैं। असली अकल की कमी तो आप में है। क्या अकल की कमी, और वो भी मुझ में? अरे इतने अच्छे अच्छे और टिकाऊ मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता हूँ, क्या ऐसा बर्तन भला कोई बना सकता है? अरे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अकल की नहीं, हुनर की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, वही वही है। क्या ऐसा हुनर पूरे गांव में? दोनों खूब ठहाके लगाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों की तरह उनके पास और ऐसा कोई विषय नहीं था जिनमें वो अपनी खुशियां ढूंढ सके। अच्छा चलो, मस्ती मजाक तो होती रहेगी। वो कल की बनाई हुई सारी बर्तनें बैलगाड़ी में रख दो, ताकि मैं दुकान के लिए जल्दी निकल सकूं। दीपक अपनी सारी बर्तनों को बैलगाड़ी में लाद कर दुकान की ओर निकलता है। तभी पड़ोस की दुकान वाला जयंत उसे देखता है। अरे दीपक, तू आ गया अपनी गरीब मिट्टी के बर्तन लेकर। दीपक चुपचाप अपना सर झुकाकर दुकान में बैठ जाता है। वैसे जयंत भाई, इन मिट्टी के बर्तन जितना शुद्ध और सुंदर होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि और किसी दूसरे बर्तन में होते होंगे। छी 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 छी, जमीन की मिट्टी से बने बर्तन, और वो भी शुद्ध। मैं अपने कुत्ते को भी इस बर्तन में खाना ना दूं भैया। अब जिसकी जैसी सोच जयंत भाई। तभी जयंत मन ही मन सोचता है, अभी गर्मी खत्म तो होने दे बेटे, फिर बारिश के मौसम में तेरे इस मिट्टी के बर्तन बनाने का काम तो बंद होना ही है। इतना सोचते ही जयंत वहां से अपनी स्टील के बर्तन वाली दुकान में बैठ गया। तभी गांव के प्रधान जी दीपक की दुकान में आते हैं। अरे बाप रे बाप, ये गर्मी तो न जाने जान ही निकाल देगी। इस साल तो बाकी सालों से बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ प्रधान जी, गर्मी तो बहुत है। इतनी गर्मी में ना तो पानी ठंडा रहता है, ना ही मन शांत रहता है। प्रधान जी, मुझे लगता है कि आपको मेरे बनाए हुए मिट्टी के घड़े ले जाना चाहिए। हाँ भैया, हमें तो ये फ्रिज वाले पानी जचता ही नहीं। मिट्टी के बर्तन में जितनी ठंडक और सुकून है, वो इस फ्रिज में नहीं है भाई। चलो अब मुझे एक मटका दे दो तुम। दीपक प्रधान जी को मिट्टी का मटका दे देता है। कितना हो गया दीपक बेटा? जी 50 रुपए हुआ प्रधान जी। प्रधान जी दीपक को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। देखते देखते दीपक के बहुत से बर्तन बिक जाते हैं और दीपक वापस घर लौट जाता है। अगले दिन पार्वती, अरे ओ पार्वती, जरा मेरा फावड़ा और एक पतीला तो ले आओ। जी, अभी लाई। पार्वती फावड़ा और एक बर्तन लेकर बाहर आती है।
कुछ महीने बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप कुछ मिट्टी अधिक ले आइएगा। अरे भाग्यवान, अभी बरसात का मौसम आने के लिए बहुत वक्त है। आप कभी तो मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। अरे मेरी माते, तुम अब सुबह सुबह शुरू हो गई। जब बारिश का मौसम होगा तब देखा जाएगा। अब आपको मैं कैसे बताऊं? चलो अब जाकर मिट्टी ले आओ। दीपक अपना फावड़ा और परात लेकर मिट्टी इकट्ठा करने सेठ गजानन की जमीन के पास पहुंच जाता है। उफ, चलो मिट्टी तो इकट्ठा कर लिया। वैसे पार्वती ठीक ही कह रही थी, मुझे थोड़े मिट्टी और इकट्ठा कर लेने चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो कहीं सेठ जी ना आ जाएं। दीपक मिट्टी लेकर वापस घर आ जाता है और अपने बर्तन बनाने वाली चाक पर मिट्टी डालकर बर्तन बनाने लगता है। वाह, दिन ब दिन मेरे ये हाथ की कला बढ़ती जा रही है। हर रोज इस मिट्टी से इतने खूबसूरत बर्तन कैसे बन रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। दीपक अपने बर्तन का दुकान लगाकर बैठ जाता है। तभी हर रोज की तरह जयंत दीपक को बुरा भला बोलने के लिए दीपक के पास पहुंचता है। क्या हाल है दीपक, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ जयंत भाई, तुम्हारे रहते भला मुझे कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? मेरे रहते हुए? अरे आज तक तो मैंने इस गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं। क्या बात है जयंत भाई, कहाँ खो गए? जयंत बिना कुछ और बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, इतने सुंदर सुंदर और मजबूत बर्तन ना लेकर इस मिट्टी के बर्तन को क्यों ले जाते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेठ साहब मुझे अपनी दुकान से भगा देंगे। शाम होते ही जयंत दुकान बंद करके सेठ के पास पहुंचता है। क्या रे जयंत, आज की कमाई कितनी हुई? जयंत थोड़े बहुत पैसे सेठ के पास रखता है। इतना देखते ही सेठ आग बबूला हो उठता है। मालिक, आज की कमाई सिर्फ इतनी ही हुई है। क्या रे जयंत के बच्चे, तू दुकान की कमाई दे रहा है? अरे इससे ज्यादा तो एक भिखारी भीख मांग कर कमाएगा। माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं तो भीख नहीं मांग सकता। क्या पता आप ही मांग लो जाके। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं सेठ साहब, वो बस कुछ सोचने लग गया था। तू अपने दिमाग का इलाज करा और कल से तुझे दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है सेठ साहब? उस दीपक के बच्चे की वजह से हमारी सारी कमाई ठप हो जा रही है। क्या वो दीपक की वजह से? हाँ मालिक, उसी की वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। एक तो मिट्टी भी आपकी जमीन से ले जाता है और नुकसान भी आपका ही करा रहा है। अच्छा, इस गर्मी को खत्म तो होने दे, फिर देखता हूँ बारिश शुरू होते ही वो क्या करता है। एक दिन दीपक को मिट्टी खोदते हुए कुछ पोटली जैसी चीज नजर आती है। अरे ये क्या चीज है? लगता है कोई कपड़ा गड़ा हुआ है। उफ, ये इतना भारी क्यों है? क्या हो सकता है इसमें? दीपक जैसे ही पोटली खोलता है, ढेरों सोने के सिक्के उस पोटली में बंधे होते हैं। क्या कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा? ये कैसे संभव हो सकता है? जल्दी से इसे लेकर घर जाता हूँ और पार्वती को दिखाता हूँ। दीपक घर आकर पार्वती को सोने से भरी पोटली दिखाता है। अरे बाप रे, ये आपने कहाँ से ले आया जी? दीपक पार्वती को सारी बातें बताता है। मुझे लगता है कि आपको सेठ के घर जाकर उन्हें ये दे देना चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या? हम इसे बेचकर अमीर हो सकते हैं। अच्छा, और जब सेठ को पता चला तो ना ही मिट्टी मिलेगी ना ही अमीरी बचेगी। लेकिन पार्वती, एक बार सोचकर तो देखो, क्या कुछ नहीं होगा हमारे पास? क्या करेंगे हम उस अमीरी का जब हमारे पास सुख और शांति ही नहीं बचेगी? अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप प्रधान जी के पास जाकर उनसे सलाह ले लीजिए।
हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी जाता हूँ। दीपक तुरंत प्रधान जी के घर जाता है। अरे आओ आओ दीपक बेटा, सब ठीक तो है ना? प्रधान जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे ही कुछ सलाह ले लूं। दीपक प्रधान जी को सारी बातें बताता है। बेटा दीपक, भगवान बलवानों को परखते हैं, कमजोरों को नहीं। कमजोर तो पहले से ही टूटे हुए होते हैं। ये सोने के सिक्के तो बस तुम्हारी चरित्र की परीक्षा है, जो मैं जानता हूं कि गंगा के पानी जितना शुद्ध है। पर प्रधान जी, अब मैं इन सोने के सिक्कों का क्या करूं? सिक्के तो सेठ गजानन की जमीन से मिले हैं, तो इसका हकदार तो गजानन हुआ ना? हाँ बेटा, हमारे गांव का खजाना कानून कहता है कि यदि मालिक को एक हिस्सा मिलेगा तो खोजने वाले को भी एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसमें एक परेशानी है। कैसी परेशानी प्रधान जी? सेठ गजानन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तुम पूरे गांव में ये घोषणा कर दो, क्या पता मान जाए। ठीक है प्रधान जी, मैं कल बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। दीपक इतना बोलकर जाने वाला होता ही है कि तभी प्रधान जी बोल पड़ते हैं। लेकिन बेटा दीपक, यदि तुम इस खजाने के बारे में घोषणा करते हो तो तुम इस खजाने को खो सकते हो। यदि तुम इसे छुपाते हो तो तुम अपनी शांति भी खो सकते हो, लेकिन आत्मा की संतुष्टि को नहीं खो सकते हो। फैसला हो चुका है प्रधान जी। ये खजाना जिसकी जमीन पर मिला है उसे ही मिलना चाहिए। जयंत छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर सेठ को बताता है। सेठ साहब, आपकी जमीन तो सोना उगल रही है सेठ साहब। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ। अरे सेठ साहब, वो दीपक है ना जो आपकी जमीन से मिट्टी ले जाता है, उसे सोने के सिक्के मिले हैं आपकी जमीन से, और वो भी एक नहीं, पूरे पोटली भरकर सोने के सिक्के। क्या सच में? अरे कहीं तू दिन में भी तो सपना देखना शुरू नहीं कर दिया? चल निकल यहाँ से, मुझे कहानियां सुना रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सेठ साहब, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, कल सारे गांव वालों के सामने दीपक की बात कहने वाला है। अरे कहा ना तो जा, वरना अभी दिन में तारे गिनवा दूंगा। मेरा समय बर्बाद मत कर। पता नहीं मुझ में दिमाग ज्यादा है या इसमें अकल की कमी है। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं सेठ साहब। अच्छा, अगर कल ये बात सच हुई तो क्या आप मुझे एक सोने के सिक्के देंगे? सेठ बातों ही बातों में आकर हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ चल दे दूंगा, पहले बात तो सच हो जाए। ठीक है सेठ साहब, अब मैं चलता हूँ। अब तो मुझे कल पूरे एक सोने के सिक्के मिलेंगे। वाह, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर जयंत वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी दीपक अपने खजाने वाली बात सभी को बताता है। अरे ये जयंत मतलब सही कह रहा था। अब मुझे इस खजाने को दीपक से छीनने में कोई नहीं रोक सकता। सेठ गजानन की आंखों में लालच और नियत में खोट साफ झलकने लगा। अरे दीपक, अगर तुझे खजाना मिले थे तो मेरे जमीन से मिले थे ना, तो भला ये गांव वाले क्या करेंगे? जमीन मेरी, खजाना मेरा, तो किसी का क्या हक भाई? तुम्हें तो ये खजाना सीधे मुझे ला कर देना चाहिए था। पूरे गांव वालों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? रुको गजानन, हमारे गांव का खजाना कानून कहता है कि यदि... अरे क्या खजाना कानून? मैं ये कानून नहीं मानता। मेरा खजाना मुझे मिलेगा और कुछ नहीं। बड़ा आया मुझे खजाना कानून सिखाने। दीपक पोटली भर खजाना सबके सामने प्रस्तुत किया। इतना देखते ही सेठ गजानन की लालच भरी आंखों की चमक दोगुनी हो गई। ठीक है, लाओ ये पोटली मुझे दो, और हाँ, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। दीपक घर वापस लौट आया। क्या हुआ जी? किस बात की निराशा है? पार्वती, हमारा खजाना अब हमारे पास नहीं रहा। तो इसमें क्या हुआ? हमें इस बात की चिंता नहीं, खुशी होनी चाहिए। पता नहीं पार्वती, मैं तुम्हारी तरह सकारात्मक सोच अपने अंदर कब ला पाऊंगा। जो हुआ अच्छा हुआ। बिना मेहनत से मिली धन संपत्ति वैसे भी ज्यादा नहीं टिकती है। हम मेहनत से जितना कमाएंगे हमारे लिए वही बहुत बड़ी संपत्ति होगी जी। तुम ठीक कहती हो पार्वती। आज उस खजाने के साथ साथ मेरी चिंता भी चली गई। आज मुझे कम से कम सुकून से नींद तो आएगी। अब कल से हमें हमारा दिनचर्या फिर से शुरू करना चाहिए। हाँ पार्वती, मुझे तो डर है कि कहीं सेठ अपनी जमीन से मिट्टी लेने के लिए हमें मना ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप चिंता मत कीजिए।
दूसरे दिन जब दीपक अपनी परात लेकर मिट्टी इकट्ठा करने के लिए सेठ गजानन की जमीन पहुंचा, सेठ पहले से ही वहां खड़ा था। अरे सेठ साहब, आप यहाँ क्यों भाई? अब मैं अपनी जमीन पर भी खड़ा नहीं रह सकता क्या? नहीं नहीं सेठ साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था भाई? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि जयंत वहां आता है। सेठ साहब, अब आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, जरा इस दीपक पर नजर रखना, कहीं फिर से इसे खजाना ना मिल जाए। और हाँ, इस बार वो खजाना देने से इनकार न कर दे। हाँ मालिक, आज के इस कलयुग में कुछ भी संभव है, और वैसे भी पैसों के लिए कब किसकी नीयत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बकवास कर रहे हो जयंत? मेरी नीयत तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार से मेरी नीयत के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे आदमी को ही मारेगा? 2 कौड़ी का कुम्हार, चला जा यहाँ से। आज से तू इस जमीन से एक दिन का भी नहीं ले जा सकता। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। और कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी क्या? इतना कहकर दीपक खाली हाथ घर लौट गया। देखा सेठ साहब, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे तू तो कमाल का है रे जयंत। चल अब जाकर अपने काम पर लग जा। अब सेठ साहब, वो मेरा इनाम मिल जाता तो? क्या इनाम? और कैसा इनाम भाई? अरे वही 1 सोने के सिक्के जिसकी बात हुई थी सेठ साहब। अच्छा, इनाम चाहिए क्या? अरे तुझे मैं उस सोने के सिक्के के धुले हुए पानी ना दूं, सिक्के चाहिए। बड़ा आया, चल जाकर काम पर लग जा, वरना तुझे कल से पगार देना बंद कर दूंगा। जयंत चुपचाप वहां से निकल लेता है और धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है। मुझे तो पहले से ही शक था कि सेठ जैसा लालची इंसान हाँ कैसे कह सकता है, कंजूस कहीं का। इधर दीपक को फिर से निराशा हाथ लगी। पार्वती यह समझ चुकी थी। क्या हुआ जी, अब खाली हाथ लौट आए हैं? क्या बताऊं पार्वती, पता नहीं भगवान हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हैं या फिर हमारे भाग्य में ही निराशा लिखा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। दीपक पार्वती को सारी बातें बताता है। बताऊं पार्वती, पता नहीं भगवान हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हैं या फिर हमारे भाग्य में ही निराशा लिखा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। दीपक पार्वती को सारी बातें बताता है। क्या अब हम बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाएंगे जी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो पार्वती, हम कहीं और से मिट्टी ले आएंगे। हाँ, पर पूरे गांव में इकलौती वही जमीन है जहाँ वैसी मिट्टी मिलती है। क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अचानक से ये तेज बारिश। अभी तो गर्मी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी। कहीं कुछ अनहोनी का संदेश तो नहीं? भगवान की भी गजब लीला है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे जयंत, कहाँ मर गया रे? एक तो इस गधे ने सर खा रखा है और ऊपर से ये बारिश सूखने का नाम नहीं लेती। तभी जयंत वहाँ आता है। कोई फायदा नहीं है अब सेठ साहब। मेरी गाय कैसी है? मैंने पशु डॉक्टर को कॉल कर दिया है, अब वो आता ही होगा। मालिक, आपके दोनों गायों की मृत्यु हो चुकी है। क्या? अरे कभी तो अच्छी खबर सुनाया कर मनहूस। अरे ये गाय मुझे रोज के 10 लीटर दूध देती थी। कितना बेकार इंसान है। गाय मर गई उसका दुख नहीं है, नुकसान की चिंता है बस। तूने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं भला क्या कहूँगा। दूसरे दिन दीपक अपने बचे कुचे मिट्टी के बर्तन लेकर अपनी दुकान लगाता है। तभी प्रधान जी वहां आते हैं। अरे आइए आइए प्रधान जी, कहिए सब ठीक तो है? बेटा दीपक, क्या तुमने सुना नहीं? क्या नहीं सुना प्रधान जी? अरे सेठ गजानन के दोनों गाय स्वस्थ थी। अचानक कल रात उन दोनों गायों की मृत्यु हो गई। और तो और उसका बेटा सोहन, वो भी मौत से लड़ रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है प्रधान जी, वो भी इतना अचानक? अरे अचानक क्या, जो दूसरों के साथ बुरा करेगा भला उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? जयंत, तू कब से इतनी ज्ञान की बातें करने लग गया? अगर गजानन को पता चला ना कि तू उसके बारे में ये सब बोल रहा था तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मैं उस गजानन से डरता हूँ क्या? अरे वो देखो सेठ साहब। कहाँ? उस सेठ को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उसकी वजह से मेरे पूरे गांव के सामने मजाक बन चुका है।
वो तुरंत एक पंडित के भेष में सेठ के घर पहुंचता है। सेठ की नास्तिकता ने उसके गुस्से को मानो 7वीं मंजिल पर पहुंचा दिया। ये पंडित और भिखारी दिन शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं। बेटा, घर में आए हुए मेहमान और द्वार पर आए हुए भिक्षु को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। सेठ एक सिक्का उसकी कटोरी में रख देता है। इससे तुम्हारे घर की काली साया नहीं जाएंगी। इसके लिए तुम्हें एक हवन कराना होगा। तुम्हारे घर की 2 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अब अगला मृत्यु होने से पहले ये आयोजन पूरा हो जाना चाहिए। यह सब सुनकर सेठ एक पल के लिए उस पर विश्वास कर लेता है। बाबा, आप तो बिल्कुल सही सही बता रहे हैं बाबा। मेरे घर में बिल्कुल ऐसा ही कुछ अनहोनी हो रही है। बेटा, तुम्हें ये कुछ सामग्री बाजार से ले आना है और अभी मुझे दक्षिणा के तौर पे तुम्हें 10,000 रुपए देना होगा। मरता क्या नहीं करता। सेठ उस ठग की बातों में आकर हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ बाबा, वैसे इस हवन का आयोजन कब होगा? ये आयोजन शनिवार के दिन आरंभ करना होगा। इतना कहकर जयंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वैसे इस बाबा की कद और आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब जाकर मेरे घर की स्थिति कम से कम ठीक तो हो जाएगी। तभी जयंत वहाँ अपने पुराने भेष में आता है। क्या बात है सेठ साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस बार स्वर्ण मुद्राएं के बाद कुछ लॉटरी लग गई क्या? गजानन जयंत को सारी बातें बताता है। क्या सेठ साहब, आजकल बाजार में नए नए ठग घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू अपनी जुबान से कभी तो अच्छी बातें बोल लिया कर। उधर दीपक और पार्वती अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान थे। पार्वती, हमारे पास तो कुछ ही बर्तन बाकी है। पता नहीं ये बर्तन खत्म होते ही हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। हाँ जी, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है। ना तो हमारे पास खेती करने के लिए जमीन है, ना ही हमें खेती करना आता है। मुझे लगता है प्रधान जी हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं सेठ के घर जाके उसे माफी मांग कर देखता हूँ। क्या पता वो मुझे माफ कर दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती उसकी है तो हम क्यों माफी मांगे। अब तो सब भगवान भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन दीपक एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठा था। तभी प्रधान जी वहां आते हैं। अरे दीपक बेटा, क्या तुम्हें पता है 2 दिन बाद शहर का एक जाना माना दुकानदार विनोद सेठ हमारे गांव आ रहा है। हाँ, तो उससे मुझे क्या प्रधान जी? अरे वो गांव में सबसे सुंदर और मजबूत घड़े बनाने वाले कुम्हार के घड़े को अच्छे दामों में खरीदने वाला है। पर घड़े बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी भी तो होनी चाहिए। अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? क्यों? मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगा? मैंने सुना है कि विनोद सेठ कुछ अलग प्रकार की मिट्टी तुम्हें देगा और तुम्हें उसी मिट्टी से घड़े बनाकर उसे देना है और उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। दीपक का व्यवसाय फिर से चल पड़ा था। वही दूसरी तरफ सेठ की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक तांत्रिक सेठ के पास आता है। शमशान, धीरे धीरे करके पूरा गांव शमशान बन जाएगा। धरती ने उस खजाने को एक ईमानदार आदमी को सौंप दिया था और तुमने अपनी पदवी की शक्ति से उसे चुरा लिया। वो शापित खजाना खोजने वाले आत्मा के साथ बंधी हुई है। तुम सारा खजाना उसे सौंप दो, तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो। इस बार भी गजानन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो थक हार कर दीपक की झोंपड़ी के पास पहुंचा और विनम्र आवाज में बोला, दीपक, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत किया। ये सारा सोना तुम्हारा है और ये खजाना शापित है। इन खजाने को ले लो और मेरे परिवार को बचा लो। दीपक, सेठ साहब, मैंने आपको सोना लौटा दिया क्योंकि मैंने अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दिया। और रही बातें सोने की, तो मैं इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहता हूँ। तुम जैसा चाहो दीपक, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप ये खजाना रख लीजिए सेठ साहब, और लोगों की मदद करके अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। सेठ सोना वापस लेकर चला जाता है, पर इस बार उसका मन लोभ मोह से परे था।
सेठ के चेहरे पर संतुष्टि की झलक थी। अगले दिन शहर के व्यापारी विनोद सेठ दीपक के दुकान के पास आता है। वाह, क्या कारीगरी है! इतना खूबसूरत बर्तन, वो भी मिट्टी के। क्या ये बर्तन तुमने बनाया है? मैं तो ये स्टील के बर्तन देखने आया था, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मिट्टी के बर्तन भी इतने खूबसूरत बन सकते हैं। क्या करूं सेठ जी, मेरे पास तो फिलहाल इतने ही बर्तन हैं। दीपक विनोद सेठ को पहले की सारी घटना बताता है। तुम मिट्टी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अलग किस्म की मिट्टी दूंगा, जिसे सिर्फ तुम्हें ढांचा देना होगा और तुम्हें कोई अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। जयंत अपनी दुकान से यह सारी बातें सुन लेता है और फिर से सेठ के पास पहुंचता है। सेठ साहब, अरे अब कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे शहर का विनोद सेठ हमारे गांव आया था। वो हमारे बर्तन लेने की जगह दीपक के मिट्टी के बर्तन ले गया। क्या रे जयंत, तू सुधरेगा नहीं? अरे दूसरों से नफरत करना सही नहीं होता रे। कल तक तो दीपक का नाम सुनकर लाल पीले हो रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है? दाल में जरूर कुछ काला है। अब तू यहाँ से जाएगा? पर सेठ साहब, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम दीपक के बर्तन को तोड़कर उन्हें बर्बाद कर दे? इतना सुनते ही सेठ जयंत को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और जयंत से कहता है, अरे आइडिया ही तो बताया था, इतना जोर से भला कोई मारता है क्या? खबरदार जो किसी के बारे में कुछ बुरा करने का सोचा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जयंत वहां से सीधा प्रधान जी के पास जाता है। प्रधान जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सेठ साहब को ये हो क्या गया है। बाकी दिन तो दूसरों के लिए साजिश रचते रचते थकते नहीं, आज अचानक से इतने नेक दिल कैसे बन गए? अरे तुझे पता नहीं, दीपक की वजह से उनका सारा परिवार बच गया है। प्रधान जी जयंत को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि सेठ साहब को ये क्या हो गया है। हाँ, अब पता चल गया ना। और हाँ, सेठ गजानन, वो ढोंगी पंडित जो उससे पैसे ठग कर ले गया था, उसे वो ढूंढ रहा है। तुम्हें पता हो तो उसे जरूर बताना। हाँ जरूर। अगर सेठ साहब को पता चला तो शायद इस बार तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। आज विनोद सेठ हमसे मिट्टी के बर्तन लेने आने वाले हैं। अच्छा, कीमत तो सही लगा रहे हैं ना? वो हमारे पुराने दाम से दोगुनी कीमत लगा रहे हैं। वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आपका हुनर आपकी अकल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विनोद सेठ का बैलगाड़ी दीपक के दुकान के सामने रुकता है। सेठ जी, मैं सारे बर्तन रख देता हूँ। दीपक सारे बर्तन विनोद सेठ के बैलगाड़ी में रख देता है। इस तरह से दीपक और पार्वती अपनी ईमानदारी से काफी धनवान बन जाते हैं।